हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर फर्स्ट जियोग्राफी क्लास 10th। सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे चैप्टर का मीनिंग क्या है। जैसे कि रिसोर्सेज दे रखा है और डेवलपमेंट दे रखा है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझिए। रिसोर्सेज का मतलब होता है हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। और डेवलपमेंट मीन्स जब हम नेचर से हमें कोई चीज़ मिली है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट करा है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने उसे डेवलप करके ह्यूमन मेड ने अपने यूज़ के लिए उसको रिसोर्सेज को डेवलप करा है। तो उसके बेस पे हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट किया है हमने रिसोर्सेज का, और हमें उसके रिगार्डिंग ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो में स्टूडेंट हम सबसे पहले सिर्फ आज हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज और रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है। आपने बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अपने आसपास देखे होंगे, आइडेंटिफाई करे होंगे, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। और आप अपने विलेजेस में देखोगे या टाउन्स में देखोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है वो क्या कहलाती है, वो रिसोर्सेज कहलाती है। तो जो कंफर्टेबल कर रही है, यानी आपकी लाइफ को, चाहे आपके पास आपका फ़ोन पड़ा है या आपके पास आपका टीवी है या फर्नीचर या सोफ़ा जिस पे आप बैठे हैं, तो दैट मीन्स हर वो चीज़ जो कंफर्ट कर रही है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, वो रिसोर्सेज है। लिस्ट द आइटम एंड द नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग, और उनके नाम लिखो कि ऐसे कौन कौन से मटेरियल हैं जिससे बहुत सारे ऐसे आइटम बनते हैं जिससे कि आपकी लाइफ कंफर्ट होती है। दैट मीन्स वो रिसोर्सेज आप कहाँ से गेट करते हैं, क्योंकि वो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से तो आते हैं। ठीक है, तो अब वो हम देखेंगे एक्चुअली में। पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बेस पे, यानी एवरीथिंग। अभी तो हमने देखा रफली, ठीक है, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है वो रिसोर्सेज है। बट अगर हम साइंटिफिकली अगर बिल्कुल डिफाइन पढ़े उसकी, तो वो क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज सेटिस्फाइड। ये हमने अभी पढ़ा कि हर वो चीज़ जो वातावरण में है, एनवायरनमेंट्स में है और हमारी ज़रूरत को पूरा करती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रिसोर्सेज। और इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल है, इकोनॉमिकल फिजिबल है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब ये इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों वर्ड हैं जो कि एक इस डेफिनेशन को साइंटिफिक डेफिनेशन बनाने में हेल्प करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। दैट मीन्स आपके पास एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? यानी अगर आपके पास नेचुरल चीज़ है, लाइक अगर मैं गोल्ड ही बोलूँ, तो मुझे वो एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है ज़मीन से, तो आप कैसे करोगे? तो दैट मीन्स आपके पास टेक्नोलॉजी होगी जभी तो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए कि उस तक पहुँच हो रिसोर्सेज की। इकोनॉमिकल फिजिबल होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं किसी चीज़ को, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ गई है, तो फिर वो आपके क्या होगा, बेनिफिट में तो होगा नहीं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, दैट मीन्स सोशल जो है ना बच्चे, कि सोशल जो समाज है, सोसाइटी, वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर आपके उस रिसोर्सेज का कोई मतलब नहीं बनता। तो दैट मीन्स हर वो चीज़ जो आपकी ज़रूरत पूरा करती है और एनवायरनमेंट में, वो तो है रिसोर्सेज। साथ में ये तीन जो वर्ड हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं अपने आप में, जो आपको याद रखने हैं, जो कि एक कंप्लीट टर्म बनाते हैं, एक कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं एक रिसोर्सेज की। तो आप क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज मीन्स इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो हम उसको रिसोर्सेज कहेंगे। इसी तरीके से बच्चे, अगर हम देखें स्टूडेंट, इस चीज़ को आप ध्यान रखो, जैसे कि नेचर है, आप नेचर से एक एग्ज़ाम्पल ले लो। फॉरेस्ट है, आप वहाँ से कुछ ना कुछ तो एक्सट्रैक्ट यानी निकालोगे ही, या फिर वेजिटेशंस ले सकते हो। वहाँ पे आपको फ्रूट हैं और मेडिसिन्स हैं जो कि आपको नेचर से मिलती हैं, या फिर आप एज अ वुड भी यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप फॉरेस्ट से निकालते हैं। बट टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आ जाती है, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया? नेचर, यानी गॉड गिफ्टेड जो आपको गॉड ने दी हैं। हम रिसोर्सेज की एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? जो गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड एयर है, और हम कह सकते हैं वाटर है। लेकिन फिज़िकली हम ज़्यादा जिसको देखें एनवायरनमेंट के अंदर, लाइक अ फॉरेस्ट है,
तो फॉरेस्ट को अगर हम अपने यूज़ में उसको यूज़ करना है, एज अ रिसोर्सेज बनाना है, तो टेक्नोलॉजी होगी और इंस्टीट्यूशंस होगा। यानी वहाँ पे आप क्या सेटअप करेंगे, इंस्टीट्यूशन यानी आप वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हो, फैक्ट्री लगा सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। क्योंकि अब आपने यहाँ से क्या कर लिया, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करी है, लाइक अब हमने फॉरेस्ट से कोई लकड़ियाँ ली हैं, मतलब हमें फर्नीचर बनाना है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने वहाँ से लिया और उसको फिर हमने इंस्टीट्यूशन में भेजा, यानी फैक्ट्री वगैरह जो इंडस्ट्री है वहाँ सेट करा उसका चेंज करने के लिए। तो ह्यूमन बींग ही है जो एक खुद एक नेचुरल एक रिसोर्सेज है, जिसे हम कह सकते हैं, जो कि सारे काम कौन करता है, ह्यूमन बींग करता है। तो ह्यूमन बींग एक इंटरडिपेंड रिलेशन डेवलप करता है किसके बीच में, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में। क्योंकि नेचर खुद तो आपके पास चल के आएगा नहीं कि हाँ भाई मुझे कर लो। यानी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप कौन बना रहा है, ह्यूमन बींग बना रहा है, किसके साथ, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ। अब आप अगर इनको यूज़ करोगे तो दैट मीन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है यहाँ पे, ह्यूमन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, और यही एक कनेक्टिविटी जो आप देख रहे हो, रिलेशन देख रहे हो नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में, किसका, ह्यूमन बींग का। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट्स जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। जो भी एनवायरनमेंट में रॉ मटेरियल मिल रहा है, लाइक चाहे आप ज़मीन से निकाल रहे हो या फिर फॉरेस्ट से ले रहे हो या फिर कहीं से भी आप रिसोर्सेज को जो अवेलेबल हैं आपके एनवायरनमेंट में, जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, और उसको अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, उसका रूप परिवर्तन कर रहे हो और फिर उसको, तो ये जो इंटर कनेक्टिविटी हो रही है रिलेशन में, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन में, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। और ये ह्यूमन बींग जो है वो इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी नेचर से जो एक्सट्रैक्ट करेगा या इंटरेक्ट करेगा, किसके थ्रू करेगा, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्री लगेगी। तो वो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे ये सीधा सीधा पता चलता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा ही होगा। तो यहाँ ये समझाने की कोशिश करी है कि आप नेचर से जो ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन करता है, यानी नेचर से जब ह्यूमन बीइंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, यानी नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। बट कब कर सकता है, जब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशंस अगर क्रिएट करता है। क्योंकि खुद अगर वो करने की सोचे, इतनी स्पीड से वो काम नहीं कर सकता ह्यूमन, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, वो उतनी क्वांटिटी में उस चीज़ को नहीं निकाल पाएंगे जितनी एक टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत फास्ट काम करती है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे जो एक तो एनवायरनमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। अगर नेचुरल रिसोर्सेज होंगे नहीं, सबसे पहले तो आप फिर वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। तो नेचुरल रिसोर्सेज जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा होंगे हैं, लेकिन उसके बाद आप उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाल पा रहे हो, फिर वहाँ पे निकल तो गए, लेकिन अब उसको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उस प्रोसेस को चेंज, उसके रूप को चेंज करने के लिए कि आप उसको यूज़ कर सकें। जैसे कि हम आलू से हमें चिप्स बनाना है, तो आलू इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो पाएगा जितना कि हम चिप्स, या फिर हम एप्पल से जैम बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से उस एक नेचुरल रिसोर्सेज को वैल्यूएबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और जो कि वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करेगा। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज एज्यूम बाय मैनी? क्या आप ये सोच सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं? यस, हम मानते हैं कि ये जो हैं फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर हैं, दे आर नॉट। लेकिन ये सच्ची नहीं, मतलब ये अपने आप में हम बोले कंप्लीट डेफिनेशन है, नहीं। वो तो पता है हमें कि भाई हाँ ठीक है, नेचर से हमें फ्री गिफ्ट मिले हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सोइल है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। बट अगर हम बोले तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, क्योंकि रिसोर्सेज पे जो भी फंक्शन किया जाता है,
तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है। जैसे कि आपने खुद ही अभी देखा कि उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है नेचर से, हमने देखा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना है तो ह्यूमन बींग तो चाहिए। तो ह्यूमन बींग दैम सेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब ह्यूमन बींग खुद एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्सेज है, वो खुद एक रिसोर्सेज है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन अवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। यानी वो क्या करता है, ह्यूमन करता है ट्रांसफॉर्म मटेरियल को जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाता है, रिसोर्स बनाता है, फिर बाद में उसको यूज़ करता है। तो ये कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। अब दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इन द फॉलोइंग वेज। अब यही रिसोर्सेज जो भी हम पढ़ रहे हैं कि रिसोर्सेज किसे कहते हैं और रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, और अगर मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल है वो ह्यूमन बीइंग का है, तो दैट मीन्स उसी के बेस पे अगर हम देखें क्लासिफिकेशन कर रखा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हो सकता है ख़त्म हो। तो हम उस बेस कैटेगरी पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन के बेस पे यानी बायोटिक और अबायोटिक कैटेगरीज में रखा गया है। यानी जो हमें बायोटिक यानी जिसमें लाइफ है और अबायोटिक यानी लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग है, तो वो उस ओरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पे बेस पे ये कैटेगरी रखी गई है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्तता के आधार पे कि समाप्त हो सकते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे रिन्यूएबल है, वो कभी समाप्त ही नहीं होंगे, उनको दोबारा प्राप्त कर सकते हो। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि क्लासीफाई में कौन कौन सी कैटेगरी रखी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर ऑनरशिप के बेस पे देखें यानी किस पे किसका अधिकार है, तो इंडिविजुअल भी हम देख सकते हैं, किसी एक व्यक्ति का भी उस पर अधिकार हो सकता है किसी रिसोर्सेज पे, तो किसी कम्युनिटी का हो सकता है यानी पूरे समुदाय का हो सकता है, नेशनल यानी पूरी कंट्री का के पास कौन कौन से रिसोर्सेज पे ऑनरशिप होती है, या इंटरनेशनल यानी आप अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड के अंदर कहाँ तक कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी भी हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज की। उसके बाद फिर लास्ट कैटेगरी में बोला है कि कुछ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट देखें तो रिसोर्सेज हम कितना डेवलप कर चुके हैं या कितना अभी रिसोर्सेज डेवलप करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उस बेस पे देखें कि अगर हमारे पास स्टेटस क्या है, उस बेस पे डेवलपमेंट के स्टेटस पे देखें तो हमारे पास पोटेंशियल है, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व्स। ये हम 4 कैटेगरी पढ़ेंगे, उसके बेस पे देखेंगे कि एक्चुअली में डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई भी टफ़ होने वाला है, ये अभी तक आप प्रीवियस क्लासेस में सभी चीज़ें पढ़ के आ चुके हो, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। बट थोड़ा सा अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी 10th क्लास है। आई होप यू अंडरस्टैंड टुडे टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ रिसोर्सेज, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, एक एक करके सारी कैटेगरीज जो हैं हमारे पास, चाहे वो नेचुरल में कौन सी है, ह्यूमन में कौन सी है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।